हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 शुरू किया है। यूनिट नंबर 2 के अंदर चैप्टर का नाम था हमारा मेथड्स ऑफ स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी, जिसके अंदर हम लोगों ने बात कर लिया है कि स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी के कितने मेथड्स होते हैं। 2 मेथड्स हम लोगों ने देखा था, सेंसस मेथड था पहला और दूसरा था सैम्पल मेथड। और इन दोनों ही मेथड्स को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, उनका मीनिंग, उनकी सूटेबिलिटीज़, उनके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, यहाँ तक की बातें हम लोगों ने कर ली। फिर हम लोगों ने दोनों ही मेथड्स के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या अंतर है, वो देख लिया था। आज हम लोग वही चैप्टर कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद का जो टॉपिक है हमारा, जो कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अगला टॉपिक हमारा जो होने वाला है वो है मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग। ठीक है, हम लोग आज बात करेंगे मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग पे। चूँकि हम लोगों ने सैम्पल मेथड में एक डिमेरिट डिस्कस किया था कि इस मेथड का डिमेरिट है कि सैम्पल को डिटेक्ट करना बड़ी समस्या वाली बात है, बड़ी मुश्किल बात है। तो सैम्पल को हम किस तरह से चुनें, उसका सिलेक्शन हम किस तरह से करें, ये हम देखेंगे आज। और इसको हम डिस्कस करने वाले हैं मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग, जो टॉपिक है इसके अंदर। तो चलिए शुरू करें कि कितने मेथड्स होते हैं। सो मेनली 2 तरीके हैं मेन। दो मेन तरीके हैं सैम्पलिंग के। सबसे पहले हम लोग इन दोनों तरीकों को डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा स्ट्रक्चरल फॉर्म में। हम टोटल जितने भी मेथड्स हैं उनको देख लेते हैं और फिर 1 बाय 1 करके हम हर एक मेथड ऑफ सैम्पलिंग को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जैसे कि सैम्पलिंग। जैसा कि बताया मैंने, इसके 2 तरीके हैं, सैम्पलिंग के 2 तरीके हैं। पहला जो है आपका फर्स्ट, जिसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। पहला तरीका आपका कहलाता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। और जो दूसरा तरीका है मेन, उसका नाम है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। 2 तरीके हैं सैम्पलिंग के, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अब प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या है, इसका क्या मतलब है, वो समझते हैं हम लोग। तो प्रोबेबिलिटी वर्ड जो है ये हमारे लिए नया नहीं है। प्रोबेबिलिटी के बारे में हम जानते हैं। प्रोबेबिलिटी को हम डिफाइन करते हुए या उसके मीनिंग को समझते हुए कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी मीन्स पॉसिबिलिटी, चांसेस। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का मतलब हो जाएगा एक ऐसा तरीका, सैंपल चुनने का एक ऐसा तरीका जिसमें पॉपुलेशन के जितने भी आइटम्स होते हैं उन सारे आइटम्स को इक्वल चांस मिलता है कि उनमें से कोई भी एज अ सैंपल आइटम चुना जा सके। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में चूंकि हम सारे के सारे आइटम्स को इक्वल चांस देते हैं, सारे आइटम्स के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है कि उनमें से कोई भी सैंपल आइटम चुना जा सकता है, तो इसको या इसके अंदर ऐसा करने के 2 तरीके होते हैं। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर आपको 2 तरीके जानने हैं। पहला जो तरीका है आपका वो कहलाता है अनरिस्ट्रिक्टेड सैम्पलिंग, और दूसरा तरीका हमारा कहलाता है रिस्ट्रिक्टेड सैम्पलिंग। 2 तरीके हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के, मतलब सारे पॉपुलेशन के आइटम्स को इक्वल चांस देते हुए सैंपल आइटम चुनने के 2 तरीके हैं, और उसमें से पहला तरीका अनरिस्ट्रिक्टेड है। अब देखिए नाम से क्या पता लग रहा है, यहाँ पे हम लोग थोड़ा थोड़ा इसको ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं ताकि जो वर्ड्स लिखते जा रहे हैं उसका थोड़ा बहुत मतलब हमें समझ में आता जाए, और फिर इसको डिटेल में डिस्कस हम करेंगे ही। अनरिस्ट्रिक्टेड सैम्पलिंग, चूँकि ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का ही पार्ट है, तो इसमें भी आप पॉपुलेशन के हर एक आइटम को इक्वल चांस देने वाले हैं
कि उनमें से कोई भी सैंपल आइटम के रूप में चुना जा सकता है। और अनरिस्ट्रिक्टेड सैम्पलिंग है, मतलब आपको यहाँ पे किसी भी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन फॉलो नहीं करना है। एक ऐसा तरीका सैंपल चुनने का जिसमें पॉपुलेशन के आइटम्स जितने भी हैं, दो बातें होनी चाहिए। एक तो कि सबको इक्वल चांस मिलना चाहिए कि उनमें से कोई भी सैंपल आइटम के रूप में चुना जा सके, साथ ही साथ जितने भी आइटम्स हैं उनको चुनते वक्त एज अ सैंपल आइटम आपको कोई भी रिस्ट्रिक्शन फॉलो नहीं करना है। ये कहलाता है अनरिस्ट्रिक्टेड सैम्पलिंग। दूसरा है रिस्ट्रिक्टेड सैम्पलिंग। नाम से पता लग रहा है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का पार्ट है, विच मीन्स सबको इक्वल चांस तो देंगे, लेकिन क्योंकि नाम ही है रिस्ट्रिक्टेड सैम्पलिंग तो इस मेथड में जितने भी पॉपुलेशन के आइटम्स हैं उनमें से सैंपल आइटम चुनते वक्त आपको कुछ रिस्ट्रिक्शन फॉलो करने पड़ेंगे, कुछ रूल्स या कुछ स्टेप्स आपको पहले लेने होंगे बिफोर सेलेक्टिंग द आइटम्स इन द सैंपल, एंड देन आप सैंपल आइटम को चुन सकते हैं। तो कितने हम रिस्ट्रिक्शन को फॉलो करेंगे रिस्ट्रिक्टेड सैम्पलिंग के अंदर, तो इसके अंदर आपको 3 तरीके दिए जा सकते हैं। आप तीनों तरीकों में से कोई भी एक तरीका अपनाते हुए सैम्पलिंग कर सकते हैं। सबसे पहला जो है उसका नाम है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। सबसे पहला जो तरीका है रिस्ट्रिक्टेड सैम्पलिंग का उसका नाम है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। दूसरा तरीका है आपका सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। और तीसरा तरीका जो है उसका नाम है क्लस्टर सैम्पलिंग। और इस तरह से 3 तरीके हैं सैम्पलिंग करने के, और इन तीनों में से आप कोई भी एक तरीका फॉलो कर सकते हैं रिस्ट्रिक्टेड सैम्पलिंग के अंदर। अच्छा, कौन सा तरीका कहाँ पे इस्तेमाल होगा, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है डिफरेंट कंडीशंस पे एंड सिचुएशंस पे। तो उसी के अकॉर्डिंग आपके पास 3 तरीके हैं रिस्ट्रिक्टेड सैम्पलिंग करने के, मतलब ये रिस्ट्रिक्शन में रहते हुए सारे आइटम को इक्वल चांस देना है और उनमें से सैंपल आइटम को चुन लेना है। ठीक, अब ये टोटल तरीके हो गए आपके प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर, जिसमें हम पॉपुलेशन के आइटम्स को इक्वल चांस दे रहे हैं। अब ये हमारा पहला टाइप जो है सैम्पलिंग का वो कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे टाइप ऑफ सैम्पलिंग पे जिसका नाम है नन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अब नन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग बिल्कुल प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का उल्टा। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में सबको इक्वल चांस दे रहे थे कि कोई भी उनमें से सैंपल आइटम के रूप में चुना जा सकता है। यहाँ पे सबको इक्वल चांस नहीं मिलता है कि उनमें से कोई भी एज अ सैंपल आइटम चुना जाए। ठीक है, अब ऐसा करने के नन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के भी 3 तरीके होते हैं। नन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर भी आपको 3 तरीके जानने हैं, 3 तरीके डिस्कस करने हैं। सबसे पहला जो मेथड है नन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का उसका नाम है जजमेंटल सैम्पलिंग। जजमेंटल, या फिर इसी को हम कहते हैं दूसरे शब्दों में पर्पसिव सैम्पलिंग। ये सबसे पहला तरीका हो गया नन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर, जिसमें हम इक्वल चांस दिए बिना पॉपुलेशन में से सैंपल आइटम को चुन लेते हैं। क्या है ये जजमेंटल सैम्पलिंग या पर्पसिव सैम्पलिंग, इसको हम आगे देखेंगे। ठीक है, अब है सेकेंड जो आपका मेथड है नन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर आने वाला, उसका नाम है कोटा सैम्पलिंग। सेकेंड मेथड ऑफ नन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज कोटा सैम्पलिंग। मतलब पूरे पॉपुलेशन को पहले कोटा में डिवाइड करें एंड देन उसमें से हम सैंपल आइटम को चुन लें। ये तरीका हो गया दूसरा। और तीसरा तरीका है आपका कन्वीनियंस सैम्पलिंग। मतलब एक और मेथड है नन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर जिसका नाम है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। और इस तरह से ये 3 तरीके हैं जो नन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर आते हैं, और ये कुछ तरीके हैं जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर आते हैं। तो अब हम जान चुके हैं कि हमें टोटल कितने तरीके डिस्कस करने हैं, और फिर अब हम इनको 1 बाय 1 करके शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर अनरिस्ट्रिक्टेड सैम्पलिंग को, कि ये है क्या। ठीक है,
जैसा कि मैंने बताया, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हम पॉपुलेशन के सारे आइटम्स को इक्वल चांस देते हैं। उनमें से कोई भी सैम्पल आइटम के रूप में चुना जा सकता है, ठीक है। तो उसी में हम अनरिस्ट्रिक्टेड सैम्पलिंग की बात कर रहे हैं सबसे पहले, कि अनरिस्ट्रिक्टेड सैम्पलिंग होता क्या है। चूँकि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग बता चुके हैं तो बार बार उसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बस हम लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। शॉर्ट में अगर हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को डिफाइन करें तो हम इसको डिफाइन करते हुए कह सकते हैं कि एक ऐसा तरीका है ये जिसमें जितने भी आइटम्स होते हैं, इट इज़ अ मेथड of sampling in which each and every item of the population has an equal chance to being selected as a sample item, ठीक है। एक ऐसा तरीका जिसमें हर एक आइटम के पास इक्वल चांस होता है कि उनमें से कोई भी सैंपल आइटम के रूप में चुना जा सकता है। इसके दो तरीके होते हैं, मतलब ऐसा करने के दो तरीके हैं। सबसे पहला है आपका अनरिस्ट्रिक्टेड सैम्पलिंग। तो अनरिस्ट्रिक्टेड सैम्पलिंग की बात अगर हम कर रहे हैं तो ये मैं बता चुकी हूँ कि एक ऐसा तरीका है जिसमें पूरे पॉपुलेशन के हर एक आइटम को इक्वल चांस भी देना है और बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के आप ये काम करने वाले हैं। मतलब इसमें भी सेम अनरिस्ट्रिक्टेड सैम्पलिंग को भी बिल्कुल इसी तरह से डिफाइन करते हुए कह सकते हैं कि इट इज़ अ मेथड इन विच ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ एन इक्वल चांस टू बीइंग सेलेक्टेड एज अ सैम्पल आइटम विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के। इसीलिए अनरिस्ट्रिक्टेड सैम्पलिंग को भी हम रैंडम सैम्पलिंग के नाम से जानते हैं। क्योंकि इसमें हम रैंडमली सैम्पलिंग करते हैं इसलिए इट इज़ ऑल्सो नोन एज रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है। अब रैंडम सैम्पलिंग के अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें कि किस तरीके का सैम्पलिंग, ये तो समझ में आ रहा है कि सबको इक्वल चांस देना है, बट एग्जैक्टली करना कैसे है या करते कैसे हैं। तो अनरिस्ट्रिक्टेड सैम्पलिंग में चूंकि सबको इक्वल चांस देना है, आप कोई रिस्ट्रिक्शन फॉलो नहीं कर सकते, तो इसके कई सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे कहा जा सकता है लॉटरी मेथड, आपने सुना होगा, लॉटरी मेथड हो गया आपका, या फिर इसमें कह सकते हैं स्पिनिंग मेथड। ये भी एक इम्पॉर्टेंट मेथड है सैम्पल चुनने का, जो कि अनरिस्ट्रिक्टेड का पार्ट है। या फिर आपका एक और तरीका हो सकता है राउंड टेबल विथ रैंडम नंबर्स, ठीक है, राउंड टेबल विथ रैंडम नंबर्स। तो ये कुछ तरीके हो सकते हैं अनरिस्ट्रिक्टेड सैम्पलिंग के अंदर। जैसे लॉटरी मेथड में क्या होता है, बहुत सारे लोग लॉटरी टिकट्स खरीदते हैं, बट क्या सबकी लॉटरी निकल जाती है? नहीं। और उसमें निकलती कैसे है, तो ये कम्प्लीटली रैंडम सैम्पलिंग पे डिपेंड करता है कि किसी भी एक लकी ड्रॉ जो किया जाता है या जो कराया जाता है उसमें किसी भी एक व्यक्ति की लॉटरी निकल सकती है। स्पिनिंग मेथड में आपने देखा होगा एक राउंड व्हील होता है जिसमें कई सारे नाम या नंबर्स होते हैं। एक ड्रम सॉर्ट ऑफ थिंग होता है और इस व्हील को घुमा दिया जाता है। जहाँ पे भी ये आकर के रुकेगा इस ड्रम के पास, वो नंबर सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये स्पिनिंग मेथड का एग्जाम्पल हो गया। राउंड टेबल विथ रैंडम नंबर्स का एग्जाम्पल मैं आपको दे सकती हूँ। अगर आपने फिल्मों वगैरह में देखा होगा, कसिनो
होटल्स में कसिनो होते हैं जिसमें लोग गेम खेलते हैं और उसमें लोग पैसे जीतते हैं, तो आपने देखा होगा एक राउंड टेबल होता है जिसमें कई सारे नंबर्स होते हैं और वो रैंडमली कोई एक नंबर पिक करके उसको थ्रो कर दिया जाता है, उसको मूव करा दिया जाता है। जहाँ पे भी वो जिस नंबर पे जाके रुकता है वो नंबर सेलेक्ट हो जाता है एज अ सैम्पल। तो ये सारे तरीके आपके अनरिस्ट्रिक्टेड सैम्पलिंग के अंदर आते हैं। लॉटरी मेथड में मान लीजिए कि कोई दूसरा तरीका, जैसे सारे लोगों का नाम लिख के चिट में हमने डाल दिया और फिर उसमें से हमने एक एक करके जितने भी सैम्पल आइटम्स आपको लेने हैं 5, 10, 15, आप एक एक करके नाम निकाल लेते हो। जब आप एक चिट निकाल रहे हो तो पॉपुलेशन में जितने आइटम्स हैं उन सबके पास इक्वल चांस है कि उनमें से किसी का भी नाम इस चिट में हो सकता है। सो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ लॉटरी मेथड। ये कुछ टाइप हो गए, एग्जाम्पल्स हो गए आपके रैंडम सैम्पलिंग के। अब हम बात कर लेते हैं कि रैंडम सैम्पलिंग के मेरिट्स क्या क्या होंगे। रैंडम सैम्पलिंग के मेरिट्स और फिर हम उसके डिमेरिट्स को डिस्कस करके रैंडम सैम्पलिंग ख़त्म करेंगे। सबसे पहला मेरिट यही है कि ये एक ऐसा तरीका है जिसमें बायसनेस नहीं होता या कम होता है। ये तरीका बिल्कुल फ्री है, बायसनेस से ये फ्री है। इसमें हम पॉपुलेशन के ईच एंड एवरी आइटम को इक्वल चांस दे रहे हैं कि भाई कोई भी चुना जा सकता है, तो हम किसी भी तरह से पक्षपात नहीं कर रहे हैं इन दिस मेथड। तो ये एक मेरिट है रैंडम सैम्पलिंग का कि आप सैम्पल आइटम्स के सिलेक्शन के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट मेरिट के पॉइंट में हम लिख सकते हैं इक्वालिटी। ये एक ऐसा तरीका है जो इक्वालिटी मेंटेन करता है अमंग द आइटम्स ऑफ द पॉपुलेशन। जितने भी पॉपुलेशन के आइटम्स होंगे उन सबको इक्वल चांस मिलता है इस मेथड में कि भाई उनमें से कोई भी सैम्पल आइटम के रूप में चुना जा सकता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है जो सारे आइटम्स को इक्वल चांस देता है और ये कहीं ना कहीं इम्पार्शियलिटी को इंश्योर करता है। ये किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं होगा, सबको इक्वल चांस मिलेंगे। तो ये भी एक मेरिट में काउंट होगा इस मेथड के। उसके अलावा इस मेथड का एक और मेरिट है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। इस मेथड से पूरे चांसेस हैं कि सही आइटम्स आपके चुने जाएं एज अ सैम्पल आइटम। मतलब लॉटरी मेथड की मैं एग्जांपल देके आपको बात समझाऊं तो अगर आप लॉटरी टिकट्स खरीदते हैं तो 50% चांसेस होते हैं कि आपकी लॉटरी निकल जाए, पूरे 50% चांसेस हैं कि आपकी लॉटरी निकल सकती है। तो सेम वही चीज़ है, जब हम रैंडमली सैम्पल आइटम्स को चुनते हैं, सैम्पल चुनते हैं, तो पूरे चांसेस होते हैं कि हमें ऐसे सैम्पल आइटम्स मिल जाएं जो पूरे के पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करें। मतलब जो जानकारी हमें चाहिए वो हमें आसानी से मिल जाए। एक और मेरिट के पॉइंट में हम कहेंगे कि ये बड़ा ही सिंपल मेथड है, बहुत ही सिंपल है ये तरीका। इट्स वेरी इजी। आपको इस मेथड को करने के लिए कोई टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरह के ऑर्गेनाइजेशनल स्किल की ज़रूरत नहीं है। आप इसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो इट इज़ अ वेरी सिंपल मेथड, वेरी कन्वीनियंट मेथड जिसको हर कोई यूज़ में ला सकता है। नाउ डीमेरिट्स की बात करेंगे हम इस मेथड के। तो डिमेरिट में सबसे पहला पॉइंट हम यही लिखेंगे, नो प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेटिव। जैसा कि मैंने अभी अभी बताया था कि पूरे चांसेस हैं कि पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने वाले आइटम्स चुने जाएं। मैंने क्या बोला, 50% चांसेस हैं कि हमारी लॉटरी निकल जाए, बट ऑन दी अदर हैंड 50% चांसेस भी हैं कि हमारी लॉटरी न निकले। ओके, सो रैंडम सैम्पलिंग में बेसिकली क्या होता है कि एग्जैक्ट आपके सही सैंपल का सिलेक्शन हो ही जाएगा, ऐसी बात नहीं है। इनफैक्ट 50% चांसेस है कि ऐसा ना हो। तो जो 50% चांसेस हैं ऐसा होने के वो हमने मेरिट में लिख दिया, और जो 50% चांसेस है कि ऐसा हमारे साथ ना हो, मतलब गलत आइटम्स
हम चुन लें रैंडमली तो वो हम डिमेरिट में काउंट ज़रूर करेंगे कि इस मेथड के ये भी डिमेरिट्स में से एक है कि हो सकता है कि आप रैंडमली काम करो तो आप गलत सैंपल आइटम्स का सिलेक्शन कर लो जो पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट न करे। उसके अलावा एक और पॉइंट है इसके डिमेरिट में कि ये एक ऐसा तरीका है जो इग्नोर करता है इम्पॉर्टेंट आइटम्स को, एक ऐसा तरीका जो इम्पॉर्टेंट आइटम्स को इग्नोर करता है। मतलब इस मेथड से जब हम सैंपल चुनते हैं तो पूरे चांसेस होते हैं कि हम रैंडमली काम कर रहे हैं तो कोई भी चुना जा सकता है, इस बात के पूरे चांसेस हैं। अब होता क्या है कि अगर आप कोई भी ऐसा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाह रहे हैं जिसमें कुछ आइटम्स इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे कि क्लास 11 से मैं सैंपल चुन रही हूँ, मुझे 10 बच्चे चाहिए और उन 10 बच्चों को मैं इसलिए सेलेक्ट करी हूँ क्योंकि एक फुटबॉल कंपटीशन है और मैं उनको उसमें भेजना चाहती हूँ। अब इस केस में अगर मैंने रैंडम सैम्पलिंग कर लिया तो कुछ बच्चे वाकई में ऐसे होंगे क्लास 11th में जो अच्छा फुटबॉल खेलते होंगे, बट क्योंकि मैंने रैंडम सैम्पलिंग करा तो वैसे बच्चे जो वाकई में अच्छा फुटबॉल खेलते थे वो कम्प्लीटली इग्नोर हो गए। ज़रूरी नहीं है कि वही बच्चे एज अ सैम्पल आइटम चुने जाएं, हो सकता है कि उनकी जगह पर कोई दूसरा जो है वो एज अ सैम्पल चुन लिया जाए। तो ये डिमेरिट है इस मेथड का और इसी के साथ ये 2 पॉइंट्स हो गए जो कि रैंडम सैम्पलिंग के डिमेरिट्स को दिखाते हैं, यानी कि अनरिस्ट्रिक्टेड सैम्पलिंग। और इसके साथ हमारा जो पहला तरीका है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर आने वाला अनरिस्ट्रिक्टेड सैम्पलिंग वो कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं हमारे दूसरे तरीके को जो कि है रिस्ट्रिक्टेड सैम्पलिंग। क्या है रिस्ट्रिक्टेड सैम्पलिंग? तो मैंने पहले ही बताया आपको कि ये एक ऐसा तरीका है जिसमें हम पॉपुलेशन के, चूँकि प्रोबेबिलिटी का ही पार्ट है तो इसमें भी पॉपुलेशन के जितने भी आइटम्स होंगे उन सबको इक्वल चांस तो मिलेगा कि भाई उनमें से कोई भी सैंपल आइटम के रूप में चुना जा सकता है। लेकिन इस मेथड में क्या होगा कि जब भी हम सैंपल चुनेंगे तो हमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो करना पड़ेगा, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हमको मानने पड़ जाएंगे। ठीक है, एक ऐसा तरीका जिसमें सैम्पलिंग करते वक्त करने के साथ साथ आपको कुछ रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो करना होगा, तो उस तरीके को हम रैंडम रिस्ट्रिक्टेड सैम्पलिंग बोलेंगे। अब चूंकि इस मेथड में सैम्पलिंग के अंदर हमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस को भी ऐड करना पड़ता है, तो कौन कौन से रिस्ट्रिक्शंस होंगे? तो उसमें से सबसे पहला जो है वो है आपका स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। सबसे पहला जो रिस्ट्रिक्शन है वो हो गया आपका स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। अब स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग है क्या, तो इसको ध्यान से समझिएगा। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में स्ट्रैटिफाइड वर्ड जो है वो स्ट्रैटा वर्ड से आया है। स्ट्रैटा का मतलब आप ग्रुप समझ सकते हैं, समूह कह सकते हैं आप। ये प्लूरल वर्ड है। सिंगुलर वर्ड इसका हो गया आपका स्ट्रैटम। एक समूह बनाएंगे तो उसको स्ट्रैटम बोलेंगे और एक से ज़्यादा बनाएंगे तो उसको स्ट्रैटा बोलेंगे। अब होता क्या है, इस मेथड में हम सबसे पहले पूरे पॉपुलेशन आइटम्स को, सबसे पहले हम पूरे पॉपुलेशन के जितने भी आइटम्स होते हैं उनको उनके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, उनके अलग अलग विशेषताओं के आधार पर हम क्या करते हैं, उनको डिवाइड कर देते हैं, बांट देते हैं। किसमें? तो इनटू सम स्ट्रैटा। कुछ ग्रुप्स में हम उनको सबसे पहले डिवाइड कर देते हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, और फिर हर एक स्ट्रैटम से आप जितने भी स्ट्रैटा बनाओगे उन सब से सैंपल आइटम का हम सिलेक्शन कर लेते हैं और इस तरह से सारे को मिला करके हमारा सैंपल जो है वो तैयार हो जाता है। एक ऐसा तरीका जिसमें पूरे पॉपुलेशन आइटम्स को पहले कुछ भागों में बांटा और फिर सबको बांटने के बाद हमने क्या किया है कि हर एक ग्रुप से रैंडमली, ध्यान देंगे, रैंडमली हम सैंपल आइटम्स को पिक कर लेते हैं और इस तरह से सैम्पलिंग हमारा पूरा हो जाता है
और इस तरीके को हम स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग के नाम से जानते हैं। अब इस मेथड को हम थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। जैसे कि अच्छा, चूंकि इस मेथड में एक चीज़ बता दूं आपको, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में हम दो काम कर रहे हैं। पहले तो ग्रुप में बांटते हैं सबको और फिर रैंडमली काम करते हैं, इसलिए स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग को हम मिक्स्ड सैम्पलिंग के नाम से भी जानेंगे। ये बात याद रखिएगा। अब मैंने बोला कि स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग को हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। मान लीजिए कि हम एक क्लास 11th है और हम उस क्लास में स्टडी कर रहे हैं। क्लास 11th में टोटल आइटम्स यानी कि टोटल बच्चे 100 हैं और इसके अनुसार मुझे 10 बच्चों का सैंपल चुनना है, ठीक है। तो स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग करते वक्त मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले पूरे पॉपुलेशन आइटम्स को उनके विशेषताओं के आधार पर उनको विभाजित करना पड़ेगा, बांटना पड़ेगा कुछ ग्रुप्स में। अब मैं क्लासरूम में चली गई, मैंने क्लासरूम में देखा कि इन 100 बच्चों में से कुछ बच्चे बॉयज़ हैं और कुछ गर्ल्स हैं, दोनों हैं। तो मैंने उसके अकॉर्डिंग क्लास के पॉपुलेशन को डिवाइड कर दिया। बॉयज़ मैंने देखा कि 70 हैं और गर्ल्स में मैंने देखा कि 30 हैं। 30 लड़कियां हैं क्लास में और 70 बॉयज़ हैं। तो चूंकि 100 बच्चों में से मुझे 10 बच्चों का सैंपल चुनना है, तो अब मैं क्या करूंगी कि इन 70 बॉयज़ में से 7 बॉयज़ को मैं चुन लूंगी और 30 में से मैं 3 को चुन लूंगी। ये जो हो गया आपका 7 + 3 10 बच्चों का सैंपल एक तो मेरा रेडी हो गया। दूसरी बात कि मैंने पॉपुलेशन के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स थे सबको कवर भी कर लिया और इस तरह से अच्छा ये 70 में से 7 बच्चे और 30 में से ये जो 3 बच्चे चुने जा रहे हैं ये रैंडमली चुने जाएंगे। पहला काम करना है ग्रुप में बांटना और दूसरा काम है कि उसको ग्रुप में बांटने के बाद हर एक ग्रुप से जो हम सैंपल आइटम ले रहे हैं वो रैंडमली लेंगे, ठीक है। और इस तरह से हमारा स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और फिर हम बात कर लेंगे कि स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग के मेरिट्स क्या क्या होंगे, इस मेथड के फ़ायदे क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला फ़ायदा जो है कि ये मेथड आपको हेल्प करता है पॉपुलेशन में जितने भी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं आइटम्स के, उन सब को समझने में, उन सब को कवर कर लेने में। मतलब अगर आप स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग करते हो तो ऐसा नहीं होगा कि आपके पॉपुलेशन में से जैसे तैसे आइटम जो हैं वो पिक हो जाएं, मतलब कोई एक ही तरह का आइटम आप पिक कर लें, ऐसा नहीं होगा। इस मेथड से जब आप सैम्पलिंग करते हो तो पूरे चांसेस हैं कि आपके पॉपुलेशन में जितने भी टाइप के आइटम्स मौजूद होंगे आप उन सारे टाइप ऑफ आइटम्स को कहीं ना कहीं मौका देंगे एज अ सैंपल चुने जाने का, ठीक है। उसके अलावा इस मेथड का एक और मेरिट है, ये आपको काफ़ी हद तक एक्यूरेसी यानी कि एक्यूरेट इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करता है। मतलब सही सिलेक्शन हो जा सकता है आपके पॉपुलेशन आइटम्स का। उसके अलावा इस मेथड से पूरे चांसेस हैं कि आपको रिप्रेजेंटेटिव आइटम्स का सिलेक्शन हो जाए। जब आप स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग करते हो तो पूरे चांसेस हैं कि हमारे सही आइटम्स का सिलेक्शन हम कर लें। एक और मेरिट है इस मेथड का कि इस मेथड से भी आपको काफ़ी हद तक सुविधा मिल जाती है सैम्पलिंग करते हुए, मतलब डेटा कलेक्शन में ये आपको काफ़ी कन्वीनियंस दे देता है। ये एक अच्छा तरीका है जो किस तरीके में हम पॉपुलेशन की स्टडी भी कर लेते हैं, हर एक आइटम्स जो हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को कवर भी कर लेते हैं और आसानी हो जाती है। आसानी इसलिए हो जाती है, अगर 100 में से डायरेक्टली 10 को करना होता तो हो सकता था कि सारे 10 बॉयज़ आ जाते या गर्ल्स आ जाती, या बॉयज़ बहुत ज़्यादा आते गर्ल्स कम आ जाती, मतलब आगे पीछे हो जाता। लेकिन जब हमने इनको ग्रुप्स में बांट दिया और फिर सैम्पलिंग करा तो ये काफ़ी इजी हो गया, एक्यूरेट भी हो गया और कहीं ना कहीं आपको रिप्रेजेंटेटिव इंफॉर्मेशन भी मिल गया। तो इस मेथड से आपको काफ़ी सुविधा प्रदान हो जाती है डेटा कलेक्शन में, और ये कुछ मेरिट्स हैं इस मेथड के। अब बात कर लेंगे हम डीमेरिट्स ऑफ स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। तो डिमेरिट्स की बात
करें अगर, तो सबसे पहला जो डिमेरिट है वो यही है कि इस मेथड के काफ़ी लिमिटेड स्कोप है। लिमिटेड स्कोप बोलने का मतलब हुआ कि ये एक ऐसा तरीका है जिसको आप अगर सोचें कि आप पॉपुलेशन में जितने भी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स वाले आइटम्स हैं, अगर कोई ऐसा पॉपुलेशन है जहाँ पे जितने आइटम्स हैं सारे एक दूसरे से बहुत डाइवर्स हैं, तो उस केस में आप स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग करें तो वहाँ पे आपको काफ़ी मुश्किल होगी, या कह सकते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो ये सबसे पहला डिमेरिट है इस मेथड का। उसके अलावा ये मेथड बायस्ड हो सकता है। कब आप इस तरीके में बायस्ड हो जा सकते हैं? तो जब आप पूरे पॉपुलेशन आइटम्स को स्ट्रैटा में बांट रहे हैं, तो स्ट्रैटा में बांटते वक्त चांसेस हैं कि आप बायस्ड हो सकते हैं। मतलब आप अपने अकॉर्डिंग पॉपुलेशन को अलग अलग स्ट्रैटा यानी कि ग्रुप्स में बांट सकते हैं। और उसके बाद तो आप काम रैंडमली कर रहे हैं, तो बाद में आप बायस नहीं हो सकते, लेकिन हाँ, ग्रुप में डिवाइड करते वक्त पॉपुलेशन को आप बायस्ड हो सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो फिर आपका जो सैंपल का सिलेक्शन है वो गलत हो जाएगा, आपकी स्टडी जो है वो खराब हो जाएगी। तो ये एक डिमेरिट है। एंड लास्ट पॉइंट ऑफ डिमेरिट इज़ ये मेथड बड़ा एक्सपेंसिव है। चूँकि इस मेथड में हम क्या करते हैं कि पूरे पॉपुलेशन आइटम्स के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन सब की स्टडी करने के बाद हम उनको ग्रुप्स में कैटेगराइज करते हैं। तो फिर इस सिचुएशन में ये तरीका बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व करता है टाइम, मेहनत और पैसा। चूँकि आपको पहले समझना पड़ेगा कि पॉपुलेशन आइटम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को, देन आफ्टर आपको उनको डिवाइड करना होगा इनटू सर्टेन ग्रुप, एंड आफ्टर दैट आप उसमें से सैम्पलिंग करोगे। तो ये काफ़ी टाइम टेकिंग है, काफ़ी एक्सपेंसिव है। एंड द लास्ट पॉइंट कि ये एक ऐसा तरीका है जिसको आप यूज़ नहीं कर सकते हैं अगर आपका पॉपुलेशन साइज जो है वो बहुत ही छोटा है। तो फिर उस केस में आप इस मेथड का इस्तेमाल करेंगे तो ये काफ़ी इनएप्रोप्रिएट हो जाएगा, अनसूटेबल होगा। क्योंकि अगर स्मॉल साइज़ है पॉपुलेशन का तो फिर आपको उसके स्ट्रैटा बनाने पड़ेंगे। आप छोटे छोटे कितने स्ट्रैटा बनाओगे और उसमें से आप कितना सैंपल चुनोगे, तो ये अनसूटेबल है अगर आपका पॉपुलेशन साइज़ बहुत ही ज़्यादा छोटा है तो। और इसी के साथ इस मेथड के हमारे जितने भी डिमेरिट्स हैं, पॉइंट्स हैं, वो कंप्लीट होते हैं। और हम लोगों ने पहला तरीका रिस्ट्रिक्टेड सैम्पलिंग के अंदर आने वाला विच इज़ स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, ये कंप्लीट कर लिया है। और आज के क्लास में हम इतनी बातें ही डिस्कस करेंगे। इसके आगे के जितने भी मेथड्स हैं रिस्ट्रिक्टेड सैम्पलिंग में आने वाले, वो सब हम अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।